नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत ड्यूलोपोली या द्वैधिकार के अंतर्गत चेम्बरलिन मॉडल की व्याख्या करना। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यदि अर्थव्यवस्था में दो विक्रेता उपलब्ध हों तो एक ही उत्पादन के स्रोत में मूल्य तथा मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। इसके पहले हमने एक सिद्धांत देखा था कूरनोट का मॉडल। कूरनोट के मॉडल के अंतर्गत हमने देखा था कि दो विक्रेता आपस में किस प्रकार से किसी निश्चित वस्तु की मूल्य एवं मात्रा का निर्धारण करते हैं। उसी प्रकार आज हम चेम्बरलिन मॉडल की व्याख्या करेंगे। चेम्बरलिन मॉडल वास्तव में इस एजम्पशंस के साथ वर्क करता है कि अर्थव्यवस्था में दोनों फर्में परस्पर आपस में निर्भरता को स्वीकार करती हैं। निर्भरता को स्वीकार करने का तात्पर्य यह होता है कि वो जानती है कि उनके द्वारा कोई भी एक्टिविटी, अगर एक फर्म द्वारा कोई एक्टिविटी अपनाई गई तो दूसरी फर्म उस एक्टिविटी की प्रतिक्रिया करेगी, अर्थात वो भी कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा और जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मूल्य तथा मात्रा दोनों कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंसी को एक्सेप्ट किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता जो वास्तव में कूरनोट मॉडल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पारस्परिक निर्भरता का तात्पर्य होता है एक विक्रेता यदि कोई एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंतर्गत हो सकता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करता है, एड निकाले, हो सकता है वस्तु की कीमतों को डिक्लाइन करे, हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ करे, हो सकता है पैकेजिंग के लिए कुछ करे, हो सकता है मार्केटिंग के लिए करे। यदि इन कोई एक्टिविटी के द्वारा अधिक मार्केट को कैप्चर करना चाहता है तो दूसरा, यानी मान लीजिए ए फर्म है तो उसकी प्रतिक्रिया बी फर्म अवश्य करेगी। इसलिए ए फर्म कोई भी एक्टिविटी अपनाने से पहले ये एजम्पशन या ये एज्यूम कर लेती है कि बी फर्म भी अपनी चाल चलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम दोनों फर्मों को नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि ए फर्म अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्राइस कम करती है तो जिसके परिणाम स्वरूप जब बी फर्म को पता चलेगा तो बी फर्म उसके प्राइस, मान लीजिए इसने 10 रुपए प्राइस रखा तो ये घटा करके 9 प्राइस रख देगा। जब 9 प्राइस रख देगा तो ऑटोमेटिक बी फर्म के पास ज्यादा ग्राहक चले जाएंगे। तो ए फर्म फिर प्रतिक्रिया करेगा और ए इसको घटा के 8 कर देगा, फिर बी प्रतिक्रिया करेगा, इसको घटा के 7 कर देगा। ये कंटिन्यू होगा, अंत में ए और बी दोनों फर्मों को लॉस होगा। जब दोनों फर्मों को लॉस होगा, अब बेनिफिट कौन होगा? कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ए फर्म कोई भी डिसीजन लेती है तो ये मान के चलती है कि बी उसका रिएक्शन अवश्य करेगी। इसलिए यहां पर एक एजम्पशन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी, यानी आपस में पारस्परिक निर्भरता है। ए फर्म द्वारा उठाया गया कदम बी फर्म द्वारा श्योर उसके प्रतिक्रिया के रूप में एक कदम उठाया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ए फर्म और बी फर्म दोनों को लॉस होगा। इसलिए वो ऐसा कोई डिसीजन म्यूचुअल एग्रीमेंट या आपस में सहमति के द्वारा कोई ना कोई कदम उठाते हैं ताकि रिएक्शन बी ना करे। क्योंकि ड्यूल पॉली है, दो अधिकारी, इसके अंतर्गत दो ही फर्में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। ओके, तो अधिकतम लाभ को करना चाहते हैं तो अधिकतम लाभ करने के लिए दोनों आपस में निर्भरता को एक्सेप्ट किया है कि ए कहता है कि मेरे द्वारा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी दिस प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी तो मैं आपसे पूछूंगा और आपको भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इंटरडिपेंडेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, हमने इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट को एक्सेप्ट किया।
डायरेक्ट इफेक्ट जिसको हम प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं, ए कोई फर्म एक्टिविटी को अपनाए, बी न्यूट्रल रहे। बी फर्म न्यूट्रल रहे, अरे मुझसे क्या मतलब, तो ये क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रभाव, जिसको कुरनोट ने अपने सिद्धांत में एक्सेप्ट किया कि ए द्वारा उठाया गया कोई कदम बी पर कोई प्रभाव नहीं है या बी कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इफेक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव। लेकिन अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ए के द्वारा उठाया गया कदम से बी भी अपना रिएक्शन करेगा, अपनी वस्तु का मूल्य कम कर सकता है, यदि ए अपनी वस्तु का मूल्य कम करके अपने ग्राहक को बढ़ाना चाहे तो बी भी ऐसा करेगा, तो इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट अर्थात ए जो प्रतिक्रिया करेगा बी भी उसकी प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। और इस प्रकार प्रोफेसर चेम्बरलिन ने अपने सिद्धांत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट को एजम्पशन मान करके चलते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ये दो एजम्पशंस हैं जो चेम्बरलिन अपने सिद्धांत में एक्सेप्ट करता है। आइए इन दोनों एजम्पशंस के अंतर्गत किस प्रकार डिओपोली मार्केट में वस्तु का मूल्य तथा मात्रा निर्धारित होता है तथा किस प्रकार से एक निश्चित मूल्य पर दोनों फर्में आती हैं और अपने लाभ को अधिकतम करती हैं, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए ए फर्म सबसे पहले एक मिनरल रिसोर्स या जल स्रोत के विषय में जानती है। ए फर्म मार्केट में एंट्री करती है, उसने देखा कि वास्तव में जो मार्केट की डिमांड है वो डीडी है, मार्केट की डिमांड डीडी है, ये उसके पास मांग वक्र है जिसको हम लोग एआर भी कह सकते हैं, औसत आगम वक्र। ए फर्म जाती है और ए फर्म क्या करती है, एआर के आधे से हमने एक एमआर रेखा ड्रा की, एमआर रेखा जो एआर के आधे से जाता है, एमआर रेखा ड्रा की और इस पॉइंट पर कट करता है। ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट ये, क्योंकि यहां पर क्या होता है, अपने वस्तु को, ठीक है, टोटल डिमांड के आधे को बेच करके वो अपने लाभ को अधिकतम करेगा। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि जल स्रोत का मूल्य शून्य है, अर्थात जब सीमांत लागत शून्य है, जब सीमांत लागत शून्य तो सीमांत लागत आधार अक्ष होगा और ई पॉइंट क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू एम सी को रिप्रेजेंट करने लगेगा, अर्थात इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता। हम इससे लंब उठाते हैं तो वो क्या कहते हैं, मूल्य रेखा को ए पॉइंट पर टच करता है, इससे हमने एक्सेस के पैरेलल रेखा खींचा, अर्थात ए फर्म जब बाजार में प्रवेश करती है तो वो कुल उत्पादन ओ डी की आधी मात्रा ओ बी बेचती है तथा उसका मूल्य ओपी निर्धारित करती है। यानी ए फर्म जब बाजार में प्रवेश करती है तो उसके पास डिमांड ओडी रहती है। ओके, क्योंकि फ्री में जल स्रोत हमें प्राप्त हुआ है, अतः मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है। ओडी के आधार पर, क्योंकि ओडी ही एआर रेखा है, इसी के आधार पर हमने एक एमआर रेखा जो आधे से जाती है वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर एमआर और एमसी दोनों बराबर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि ई है, जो हमने यहां पर देखा। इससे हमने मूल्य यानी इस रेखा को हमने लंब अक्ष के पैरेलल ऊपर बढ़ाया तथा वो मांग रेखा को ए बिंदु पर काटती, यहां से हमने एक्स अक्ष के पैरेलल किया। तो इस प्रकार ओपी मूल्य रहेगा, ए फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य रहेगा तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा ओ एक्स ओपी रहेगी, अर्थात इस मूल्य पर, ओपी मूल्य पर ओबी मात्रा बेच करके ए फर्म कितना, ओ पी ए बी टोटल प्रॉफिट अर्न करता है। ए फर्म ये एक्टिविटी अपनाएगा। ओके, मतलब ए फर्म है, मार्केट में जाता है, टोटल डिमांड कर्व, उसे क्या मिलता है, ओडी डिमांड प्राप्त होती है, उसकी आधी मात्रा को बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है। अब बी फर्म बाजार में प्रवेश करती है और बी फर्म जब बाजार में प्रवेश करती है तो बी फर्म के पास जो मांग अब होगी वो इतनी मांग बचेगी, क्योंकि आपकी आधी मांग जो है वो ए फर्म बेच रहा है, अर्थात ए फर्म ओ
बी मात्रा बेच रहा है, अतः उसके पास बी फर्म के पास बी डी मात्रा बचेगी। अब इसको उसको बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करना है, तो उसकी भी लागत शून्य है। ये ए बी फर्म के लिए ए आर रेखा होगी और इसके आधार पर इसने एम आर रेखा ड्रा किया, और एम आर रेखा जो सीमांत लागत रेखा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत शून्य है, इसलिए एक्स अच्छी सीमांत लागत वक्र हो जाएगा और ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी हो जाता है। अतः ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा और इससे लंब खींचता है। अतः बी फर्म ओपी1 प्राइस पर बेचेगा तथा इतनी मात्रा बाजार में सेल करेगा, दैट इज बी पी1। यानी बी फर्म एम आर इक्वल टू एम आर वन इक्वल टू एम सी होगा बी फर्म के लिए, और ई वन इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और बी फर्म बी1 वस्तुओं को बेचेगा, इतनी वस्तुओं को बेचेगा और उसका रेट क्या रहेगा, OP1 प्राइस पर मार्केट में बेचकर। इसका नाम अगर हम दे देते हैं सी, तो और इसका नाम दे देते हैं डी, तो चतुर्भुज सी बी बी1 डी ये टोटल प्रॉफिट अर्न कर लेगा। ठीक है, देखिए ए फर्म का टोटल प्रॉफिट पार्ट ये पूरा होता है, यानी आधा, हाफ, लेकिन बी फर्म का जो प्रॉफिट पार्ट होता है वो 1/4 होता है। देखिए ये आपके पास ए फर्म जो होती है वो प्रॉफिट अर्न करता है, ए फर्म अर्न करता है आधा, पूरी बाजार का आधा, और बी फर्म अर्न करता है 1/4। ओके, और ए फर्म द्वारा प्राइस ओपी है और बी फर्म द्वारा प्राइस OP1 है। बी फर्म AOP यानी ए फर्म की अपेक्षा आधे मूल्य पर अपनी वस्तु बेचती है, तो ऑटोमेटिक सारे जो ग्राहक होंगे वो ए फर्म की वस्तु को ना लेकर के बी फर्म की तरफ दौड़ जाएंगे और बी फर्म का बाजार बढ़ने लगेगा, जिससे ए को अपनी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। अगर ए फर्म अपनी वस्तु का मूल्य कम करता है, OP1 से कम करता है, तो ऑटोमेटिक है कि उसके परिणाम स्वरूप दोनों विक्रेताओं को अपनी वस्तु का मूल्य कम करना पड़ेगा। इसलिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, ए फर्म कोई एक्शन नहीं लेती बल्कि एक एग्रीमेंट करती है बी फर्म से। ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि एक काम करते हैं, ए फर्म कहता है कि बी फर्म से कि आप मेरा प्राइस ले लो, जिस प्राइस पे मैं बेच रहा हूं आप भी उसी प्राइस में बेचो। ए फर्म बी फर्म से कहता है, क्योंकि बी फर्म का प्राइस कम है, तो क्योंकि इसके पास बी फर्म के पास सारे ग्राहक भागे जा रहे हैं, अतः बी फर्म से ए फर्म कहता है कि आप मेरी प्राइस ले लो और मैं आपकी क्वांटिटी ले लेता हूं, आप जितना बेचते हो मैं भी उतना ही बेचूंगा, जिससे दोनों लोगों का लाभ अधिकतम हो जाएगा। ये इंटरडिपेंडेंसी के कारण ऐसा बोलता है, जो हमने एजम्पशंस ली थी। तो ए फर्म ने एक प्रपोजल रखा कि आई विल टेक योर प्राइस, यू विल टेक माई प्राइस, आप मेरा मूल्य ले लो, आई विल टेक योर क्वांटिटी, हम आपकी मात्रा को ले लेते हैं। तो परिणाम स्वरूप बी एग्री हो जाता है कि ये तो मेरे लिए बेस्ट है। बी का मार्केट कितना है, 1/4 है, आप देखिए यहां पर। तो बी यहां से एक लाइन खींच देते हैं, तो ए फर्म, अब बी फर्म अपना ओपी प्राइस छोड़ करके OP1 प्राइस छोड़ करके ओपी प्राइस एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो आपके पास शेडेड है एरिया, ये ए फर्म बेचने लगती है, और ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया ये बी फर्म बेचने लगती है, और इस प्रकार दोनों फर्म एक ही मूल्य ओपी प्राइस पे बेचने लगते हैं, और दोनों फर्मों का बाजार क्या हो जाता है, OB2 और B2B, OB2 एंड B2B दोनों बराबर बराबर मात्रा यानी 1/4, दोनों 1/4 प्लस 1/4 बेचने लगते हैं, और दोनों का लाभ अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है एंड इक्वल हो जाता है। ये है चेम्बरलिन का मॉडल, अर्थात चेम्बरलिन ने बताया कि पारस्परिक निर्भरता के कारण
दोनों फर्में आपस में एक समझौता कर लेती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप ए फर्म प्रपोजल रखती है कि आप 1/4 मार्केट यानी बी फर्म 1/4 मार्केट आप बेचते हो और मैं आधा मार्केट बेचता हूं, 50% मार्केट मैंने कब्जा कर रखा, बट माई प्राइस आपके प्राइस से डबल है, तो आप मेरे प्राइस को एक्सेप्ट करो। ए प्रपोजल रखता है बी को कि यू शुड एक्सेप्ट माई प्राइस एंड आई विल एक्सेप्ट योर क्वांटिटी, यानी मैं आधा बाजार को छोड़ करके आधा बाजार आपको दे दूंगा, यानी 1/4 बाजार में मैं बेचूंगा, 1/4 बाजार आप बेचना, और दोनों लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करेंगे और इस प्रकार हम प्राइस डिक्लाइन नहीं करेंगे, जैसे कूरनोट मॉडल के अंतर्गत लगातार मूल्य कम होता चला जाता है। यही है चेम्बरलिन का सॉल्यूशन, अर्थात द्वयाधिकार के अंतर्गत चेम्बरलिन ने कहा कि दोनों फर्में प्रतिक्रिया से बचने के लिए, मूल्य लॉस से बचने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और इसके अंतर्गत दोनों फर्में बाजार का आधा पार्ट, ये देखिए यहां पर आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंतर्गत बेचते हैं और आधा बाजार, आधा आपकी डिमांड छूट जाती है। और एक फर्म 1/4 बेचती है, दूसरी फर्म 1/4 बेचती है और इस प्रकार दोनों फर्म मिलाकर के 1/2 यानी 50% बाजार में बेचते हैं तथा ए फर्म का प्राइस बी फर्म एक्सेप्ट कर लेती है। हमको उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।